Hello, my dear students. A very warm welcome to the lovely and lively session of Biology of Oasis Education. मैं डॉक्टर सोनाली ब्रह्मचारी आप लोगों की बायोलॉजी मेंटर और आज से हमारी ये प्यारी सी जर्नी वेरी नॉलेजेबल जर्नी बायोलॉजी की हम स्टार्ट करने जाएंगे। जो आपका एम है, जो मेरा भी एम है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूं सो दैट यू आर very much ready to clear the NEET examination for medical entrance and you become a very pronounced doctor. Well, तो हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ दिस द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग ईच अदर एंड बिल्कुल आज से अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड आज हम जो अपना बायोलॉजी का एक सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन वाला आज का हमारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है वो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी विथ द मेन डिटेल पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन दैट इज नीट। नीट हम काफी ज्यादा अभी फेमिलियर है और आप उस एम के लिए ही आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नीट एंड हाउ इट इज कंडक्टेड। क्या उसमें पेपर पैटर्न रहता है, कितने मार्क्स का रहता है। इट विल नॉट टेक मच लॉन्गर टाइम, क्विकली हम क्रिस्प वे में इस पैटर्न को समझते हैं एंड देन फिर हम अपना प्यारा सा लवली सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज biology. Okay, so here it is mentioned NEET, that is National Eligibility Cum Entrance Test, which is a कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक ही एग्जाम होता है फॉर मेडिकल एग्जाम, मतलब मेडिकल फील्ड में आपको एंटर करने के लिए। पहले अलग अलग होते थे, नीट थे, एम्स थे, एवरीथिंग वाज सेपरेटेड, बट नाउ फ्रॉम प्रीवियस ईयर ये पूरी तरह से कंबाइंड वे में आ गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका अगर ड्रीम है एम्स or GMC Government Medical College, so yes, you are an absolutely proper platform where you will get the proper and perfect knowledge to clarify this examination. तो ये जो एग्जामिनेशन होता है इट इज कंडक्टेड वंस इन अ ईयर, एक बार होता है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है प्यारे बच्चों वो 3 घंटे का होता है। टाइम ड्यूरेशन इज ऑफ 3 आवर्स, बट ये 3 आवर्स में आप टोटल कितने क्वेश्चंस फेस करेंगे। वो टोटल क्वेश्चंस रहते हैं बच्चे लोग 180 क्वेश्चंस। यस, द नंबर इज वेरी ह्यूज। टोटल 180 क्वेश्चंस आर देयर जिसे आप पूरी तरह से फेस करेंगे इन दीज 3 आवर्स। 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स। 180 मिनट्स, 180 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं 1:1 का रेशियो चल रहा है यहाँ पर। तो कैसे आपको ये 180 क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करना है 3 आवर्स में एंड इनका मार्किंग सिस्टम कैसा रहता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 180 क्वेश्चंस है फॉर ईच करेक्ट आंसर। फॉर each correct answer you will be scoring 4 marks. तो since there are 180 questions, so total जो पूरा पेपर रहता है that is of 720 marks, a very huge score, बहुत बड़ा स्कोर है। बट बड़ा जरूर है पर क्या बोलना चाहिए कि नामुमकिन नहीं है। और ये पिछले साल 2 स्टूडेंट्स ने प्रूफ करके दिखाया एज दे हैव स्कोर्ड द फुल मार्क्स 720 आउट ऑफ 720। फुल मार्क्स स्कोर करने वाले वो बच्चे थे। सो इफ दे कैन डू, यू ऑल्सो कैन डू इट। ओके, वेल, तो यहाँ पर जरूर आपको उस मार्किंग होगी अगर आपने करेक्ट आंसर ऑप्ट किया है, बट देयर इज अ ट्विस्ट। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहते हैं बच्चा लोग। दैट मीन्स अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड वो सही नहीं है तो देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ -1। हर एक गलत आंसर पर 1 मार्क आपका कम हो जाता है, मीन्स 25% आपकी स्कोरिंग कम हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली फॉर ईच क्वेश्चन करेक्ट आंसर it is you will be scoring 4 marks, but for one wrong answer -1 हो जाएगा।
उसका मतलब हमको अपने आप को इतना परफेक्टली प्रिपेयर करना है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन जो कि गलत हो, है ना। अगर नहीं होगा, नहीं बनता है, तो हम वो प्रैक्टिस में लाएंगे टू स्किप दैट क्वेश्चन रादर देन अटेम्प्टिंग इट इन अ रॉन्ग मैनर। ओके, डन। वेल, अब आते हैं कि नीट जो आप प्रिपेयर करेंगे उसके लिए सब्जेक्ट्स क्या है। एज you must be knowing it very well, three major subjects are there for NEET examination. They are physics, chemistry and biology, PCB। ये तीन सब्जेक्ट्स को ही आपको बहुत प्रॉपरली पढ़ना है। बहुत प्रॉपर एक इसका सिलेबस भी है, उसको हम किस तरह से in a well mannered way we will proceed it, okay। and यहाँ पर सब्जेक्ट वेटेज मेंशन किया गया है कि कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का वेटेज है। so out of these 180 questions my dear students, physics के you will be having 45 questions, chemistry के you will be having 45 questions and a very huge 50% of the questions, 90 questions आ रहे हैं from biology। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि it is playing a very very important role। मेडिकल एग्जामिनेशन है तो डेफिनेटली बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा है। इट इज हैविंग मोर इम्पोर्टेंस एज सो मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम बायोलॉजी, बट अ वेरी क्या बोलना चाहिए, इट्स वेरी प्लस पॉइंट दैट द क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी अगर आप बिल्कुल वैसा ही फॉलो करें जैसा आपको बिल्कुल गाइड किया जाएगा, यू कैन यस स्कोर very easily full marks in biology। Is it clear, my dear students? Okay, so this is the weightage of number of questions per subject और यहाँ पर total marks का भी mention किया गया है कि physics जिसमें 45 questions है, 45 into 4 that is 180, same it goes with chemistry and biology में double है तो यहाँ पर 360, this is how 180 questions का यहाँ पर summary दिया हुआ है and this is how you can score 720 marks। ओके फाइन, तो बिल्कुल ये आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है और अब हम स्टार्ट करेंगे इस प्यारे से सब्जेक्ट को, बायोलॉजी, जो कि बायो मतलब ही होता है लाइफ, पूरी लाइफ की स्टडी करना इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर दैट वी विल प्रोसीड। साथ ही साथ आई विल बी टेलिंग यू कि आपको पर्टिकुलरली कौन से बुक्स को फॉलो करना रहेगा सो दैट आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, ठीक है ना। यस, इट इज अ नेशनल एग्जाम, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग, बहुत सारे 19 to 20 lakhs बच्चे अटेम्प्ट करते हैं इस एग्जाम को, बट इट डजंट मीन कि इसके लिए आपको बल्क ऑफ बुक्स करना रहेगा। नो, आपको प्रॉपर डायरेक्शन दिया जाएगा एंड यस, आप अगर उस डायरेक्शन को प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं विदाउट फेलियर, एक भी दिन की ढील ना देकर, तो ये जो आपका सपना है, ये जो हमारा सपना है, ये हम जरूर मिलकर पूरा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, सो नाउ लेट अस प्रोसीड टू द बायोलॉजी पार्ट। ओके, अब जो बायोलॉजी है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो बेसिकली ऑफ कोर्स तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हमको जो पढ़ना है दैट इज क्लास 11th एंड क्लास 12th, ठीक है ना। फॉर बायोलॉजी स्पेसिफिकली जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होती है, आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट पढ़े भी है 10th तक, है ना। तो जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th बायोलॉजी, उसको बोला ही जाता है एज अ बाइबल ऑफ बायोलॉजी। बाइबल का मतलब ही है उसका हर एक वर्ड, हर एक शब्द इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन, इच एंड एवरीथिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि ये जो 90 क्वेश्चंस है उसमें अराउंड 85 से 88 क्वेश्चंस दे डायरेक्टली कम फ्रॉम दैट एनसीईआरटी पार्ट, एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी डायग्राम्स, एवरीथिंग। तो बिल्कुल आप मेन चीज जो बायोलॉजी को पढ़ने के लिए ध्यान लगा दीजिए कि हमको जो एनसीईआरटी की बुक है उसको बिल्कुल पूरी तरह से अपने ब्लड में फ्लो कराना है। जैसे हमारे ब्लड में डिफरेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी फ्लो हो रहा है, वैसे ही ईच एंड एवरी डायग्राम, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज
वो सब आपको बिल्कुल वैसा ही अपने आप को प्रिपेयर करना रहेगा। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी यू हैव बीन गिवन सम स्टडी मॉड्यूल, आप उसको कलेक्ट करेंगे। वो स्टडी मॉड्यूल as well as the lectures, the notes which you will be provided over here, you just follow। आपकी स्टडी मटेरियल इतना काफी है, डोंट जंप हियर एंड देयर। उसके बाद फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन से बुक्स आते हैं वो भी आपको जरूर मैं यहाँ पर स्लोली स्टेप बाय स्टेप आपको बताया दूंगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो स्टार्ट करने जाएंगे प्यारे बच्चों, क्लास 11th में देयर आर टोटल 5 यूनिट्स एंड 12th में टोटल देयर आर 5 यूनिट, ठीक है। ओवरऑल अगर देखें तो हर एक यूनिट जो है बायोलॉजी का बहुत ब्यूटीफुली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इनटू डिफरेंट चैप्टर्स, जिससे कि वो इतना बड़ा यूनिट जो है इतने अच्छे से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी। बहुत कंफर्टेबली हम उसको पढ़ सकते हैं। तो जो यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम जैसे जैसे आगे एक एक यूनिट को पढ़ेंगे बच्चे लोग, वैसे वैसे उसको आपका उसके इंपॉर्टेंस में बताऊंगी, उसका वेटेज में आपको बताऊंगी एंड उसके अप्रॉक्सीमेटली नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड में एक टॉपिक का नाम और यूनिट का नाम ही रादर मेंशन किया गया है एज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, क्योंकि यहाँ अगर सेल के नाम दे रहे हैं बच्चे लोग, सेल का मतलब ही हो जाता है किसी भी लिविंग फॉर्म, कोई भी लिविंग फॉर्म हो, चाहे वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हो, मैक्रो हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेल। सेल के थ्रू ही कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर दैट इज यूनिट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे कि ये बहुत एक बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे बच्चों, जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट नीट का एग्जाम हुआ उसमें अराउंड 14 क्वेश्चंस 14 क्वेश्चंस हैव बीन डायरेक्टली केम फ्रॉम दिस यूनिट, इस पूरे यूनिट से आया है। तो एक अप्रोक्सीमेशन रहता है कि 12 से 15 क्वेश्चंस जनरली इस चैप्टर से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अराउंड 52 मार्क्स का वेटेज इसमें रहता है। सो इट इज अ वेरी 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 बेसिक बट अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो यूनिट है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर्स। 3 चैप्टर में उसको बच्चा लोग डिवाइड किया है एज नंबर 1 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेकंड चैप्टर इट इज बायोमोलिक्यूल्स and the third chapter it is cell cycle and cell division। ये 3 चैप्टर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है, फाइन। और इसके कई डायग्राम्स भी हैं। तो जो भी एनसीईआरटी में डायग्राम्स हैं, स्पेशली जो जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो मैं आपको मेंशन करते जाऊंगी, वो हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज डायग्राम क्वेश्चन में आता है, उनकी लेबलिंग से क्वेश्चन आ जाता है। सो वी विल नॉट लीव अ सिंगल वर्ड फ्रॉम द बुक, क्योंकि जैसा कि कहा एनसीईआरटी बाइबल है, तो बिल्कुल हम उसको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे, उतने ही प्रॉपरली उसकी स्टडी करेंगे। All right, my dear students, are you all ready for this beautiful journey? A thumbs up from all of you। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें हम सेल का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। सेल क्या चीज है, सेल को सबसे पहले देखा किसने, कहाँ देखा, किस तरह से पाया। जब सेल का ऑब्जर्वेशन हो गया तो सेल की स्टडी स्टार्ट हुई। सेल कैसे बनता है वो कौन से साइंटिस्ट ने बताया। देन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, क्या डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म सेल का साइज एंड शेप एक जैसा रहता है या डिफर करता है। तो ये हम आज के अपने पहले दिन के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बहुत प्यार से पढ़ेंगे।
ठीक है, तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है सेल, दैट इज द यूनिट ऑफ लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ सेल, जिससे आप सभी बहुत पहले से वाकिफ है. दैट a cell is a structural and functional unit of life. It is a basic structural and functional unit of life. तो बिल्कुल हमारा सबसे पहला पार्ट तो यही रहेगा, that how will you define a cell? It is a basic structural and functional unit of life. ओके डन, ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, वी नो इट. तो ये जो सेल की स्टडी की जाती है, तो बायोलॉजी जो है मेजर फॉर्म में अगर देखें तो बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. द स्टडी ऑफ प्लांट्स, दैट इज बॉटनी, एंड द स्टडी ऑफ एनिमल्स, दैट इज zoology. बट कोई भी फॉर्म हो, है तो लाइफ ही. ठीक है, तो सबसे पहले तो किसकी स्टडी करनी रहेगी? सेल की स्टडी करनी रहेगी. So the branch of biology which deals with the study of cell, that is known as cytology. So it is nothing but branch of biology which deals with the study of cell. अब स्टडी ऑफ सेल, सेल की क्या क्या चीजें स्टडी होती है? बहुत कुछ है सेल की स्टडी करने के लिए. साइज क्या है, शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के अंदर के कंपोनेंट्स क्या क्या है, उनके फंक्शन क्या है, वो सारे कंपोनेंट किन चीजों से मिलकर बने हैं. तो साइटोलॉजी एक छोटा सा ब्रांच नहीं है, एक बहुत ह्यूज और बेसिक ब्रांच है. विदाउट साइटोलॉजी बायोलॉजी इज नथिंग. ठीक है, डन. चलिए, अब बारी आती है कि जब साइटोलॉजी हम बोल रहे हैं कि सेल की स्टडीज करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल के बारे में या सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था. मेरे क्वेश्चन बोलते बोलते ही आप कुछ बच्चे डेफिनेटली कुछ क्या, आई कैन से दैट मोस्ट ऑफ यू या रादर ऑल ऑफ यू आर रेडी विद द आंसर कि अरे मैम, वो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था सेल का, बहुत ही प्रोनाउंड एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एज रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था. तो उनके नाम को हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, दैट रॉबर्ट हुक was the scientist who first observed cell. कहाँ देखा था? इन कॉर्क. कॉर्क में उन्होंने ऑब्जर्व किया था. अब कॉर्क क्या चीज है बच्चे लोग? कॉर्क क्या है? इट इज नथिंग, आउटर कवरिंग ऑफ स्टेम बार्क, वहां पर देखा गया था. अब कॉर्क में जो सेल देखा था वो था डेड सेल. अब सेल डेड है तो उसके अंदर की कंपोनेंट नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, डेड है, ड्राई फॉर्म में है. तो चलो, एक पहली खोज तो स्टार्ट हो गई. तो इनके स्टडी को ही फर्दर प्रोसीड किया अनदर वेरी फेमस साइंटिस्ट नोन एज एंटोन वैन ल्यूवेनहुक. एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने सेल को, लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, सबसे पहला लिविंग सेल ऑब्जर्व किया था. अब बच्चे लोग, सेल बहुत छोटा सा एक मतलब स्ट्रक्चर है.
वो नेकेड आई से नहीं हो सकता। मतलब इन्होंने अगर ऑब्जर्व किया तो इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के लिए किसका यूज किया? माइक्रोस्कोप का। अब माइक्रोस्कोप भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना मैग्नीफाई कर रहा है, कितना एनलार्ज कर पा रहा है। तो टिल दिस टाइम स्लोली लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आना स्टार्ट हो गया था एंड एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया इसको, लिविंग सेल को। तो अब आता है क्वेश्चन, लिविंग सेल है तो ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म था जिसमें उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया? तो बच्चे लोग उसके लिए नाम आता है एज प्रोटिस्ट। जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर unicellular organisms. They are unicellular organisms. So common examples amoeba, paramecium. They are protists जो कि सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। दे आर यूनिसेल्यूलर। उसमें अब एक ही सेल का है, उसी और लिविंग है, उसी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एंटोन वैन ल्यूवेन ने। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनकी भी स्टडी हुई तो एक और साइंटिस्ट को जोश चढ़ा कि क्यों ना मैं थोड़ा इसके अंदर थोड़ा डेप्थ में जाकर और ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है, तो उन साइंटिस्ट का नाम है एज रॉबर्ट ब्राउन। आर यू रेडी विथ योर आंसर कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसको ऑब्जर्व किया था? तो बिल्कुल, आई थिंक यू आर रेडी विद आंसर दैट ही फर्स्ट ऑब्जर्व द न्यूक्लियस। ओके, so he first observed, yes, तो सेल वैसे ही छोटा, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। जैसे सेल एक बहुत बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जरूरी है फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ही सेल को लाइफ देने वाला जो पार्ट रहता है दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस की भी खोज कर ली रॉबर्ट ब्राउन ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी ये जो स्टडी की थी वो किया था इन द ईयर 1831। बहुत सारे हर एक की स्टडी है बट कुछ ईयर को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे जिससे कि थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। जहां जरूरत नहीं है अननेसेसरली हम कंफ्यूजन क्रिएट होगा उसको अगर हम इतना इलेबोरेट फॉर्म में स्टडी करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल एक जनरल फॉर्म हुआ जो मैंने बताया कि किस तरह से सेल के बारे में पता चला, कौन कौन इनके डिस्कवरर थे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। वो आगे हम ऐसे बढ़ेंगे कि जब ये स्टडी करना स्टार्ट किया था तब इन्होंने ये भी पाया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक सेल से बने हैं। करेक्ट, वैसे ही कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका बॉडी कॉम्पोजिशन एक सेल से नहीं है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। तो इन्होंने अपनी स्टडी के दौरान ही दो टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में पता कर लिया। पहला एक ऑर्गेनिज्म आ गया जिसको नाम दिया गया एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब अगर ये टर्म की बात करें तो जिसमें जो यूनी प्रीफिक्स लगा है मेरे प्यारे बच्चों, यूनी का मतलब ही होता है वन, सिंगल। ओके, सिमिलरली एक और टर्म आता है मोनो, इसका भी मतलब होता है सिंगल, एक। तो ऐसे प्रीफिक्स, सफिक्स, ये जैसे आप जानते हो यूनी का मतलब, ऐसे ही बहुत सारे हम टर्म्स पढ़ेंगे बायोलॉजी में। बायोलॉजी का एक सबसे डिफिकल्ट फॉर्म कई लोगों को ये रहता है कि अरे यार बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट टर्म्स यूज होते हैं, बट अगर हम उन टर्म्स को तोड़ के उसके मीनिंग को समझ ले तो क्या वो फर्दर डिफिकल्ट रहेगा? नॉट एट ऑल। ठीक है, so organism which comprises of only one cell, they are known as unicellular organisms. Different examples आपको मैंने अभी नाम लिया as they are amoeba, paramecium and euglena. ठीक है, बहुत सारे और भी बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
बट हम अभी सिर्फ उन नाम को फोकस करेंगे जो आप जानते हैं. स्लोली प्रोसीड करेंगे और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच आर कमिंग अंडर दिस कैटेगरी. ओके, अब इन नाम को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने अंडरलाइन किया है, ऐसे हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन नहीं किया है. These are the scientific name of these organisms and scientific name को हमेशा अगर हैंड रिटन हाथ से लिख रहे हैं तो वो अंडरलाइन रहना चाहिए है, ये भी हम पढ़ेंगे. These are the rules of writing scientific name of any organisms. Is it clear, my dear students? तो should I ask one question जो कि आप आंसर करेंगे इस लेक्चर के बाद. What is the scientific name of human being? Human being का साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपका आज का क्वेश्चन है. ठीक, ऐसे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं हर लेक्चर में आपसे पूछूंगी एंड ऑल ऑफ यू must answer, rather I'll be expecting answer from all my dear future doctors. Okay, चलो, तो सेकेंड टाइप के ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं. क्विकली हम प्रोसीड करते हैं. दैट इज, अब यूनिसेल्युलर हो गया तो दूसरा आ जाएगा एज multicellular organism. Multi means many. Multi means many. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, they are known as multicellular organisms. एग्जाम्पल, इसके भी इनॉर्मस एग्जाम्पल्स आ जाएंगे. फंगस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है. अब देखिए, जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, फॉर द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे आर यूनिसेल्युलर, है ना. साइनोबैक्टीरिया, some of them they are unicellular, some of them they are multicellular. ठीक, एल्गी अगेन वो दोनों कैटेगरी में आता है, बट मोस्टली एल्गी दे आर मल्टीसेल्युलर. तो ये पूरा डिटेल हम आगे पढ़ेंगे. सो वी आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन दोस पार्ट जो आप अभी तक पढ़ के आए हैं. ठीक, ओके. तो ये हमने एक जनरल पार्ट पढ़ा रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ cells and how the discovery took place in the cell. अब जब इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया तब और साइंटिस्ट्स में खलबली मच गई. उन्होंने कहा यार जब सेल दिख गया तो क्यों ना हम इसके अंदर की भी बात करें, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन जी ने तो न्यूक्लियस भी देख लिया. तो चलो हम थोड़ा और इनकी इन डेप्थ स्टडी करें कि प्लांट्स में कैसा है, एनिमल में किस टाइप का रहता है. ठीक है, तो इसके लिए जब प्रोसीड किया तो साइंटिस्ट लोगों ने एक थ्योरी नाम दिया जिसका नाम है एज सेल थ्योरी. जहां थ्योरी आया मतलब उसको इलैबोरेट किया गया, उसकी डिटेल स्टडी की. तो जब ये सेल के बारे में डिटेल स्टडी करना शुरू हुआ तब कई साइंटिस्ट ने डेफिनेटली इसमें कंट्रीब्यूशन दिया. बट बेसिकली हम दो साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सेल थ्योरी या सेल पोस्टुलेट्स दिए, कुछ स्टेटमेंट्स दिए सेल से रिलेटेड. तो सबसे पहले हम जिन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम, अगेन कई बच्चे शायद रेडी होंगे उनके नाम के साथ. उनका नाम है एज मैथियास क्लीडेन. मैथियास क्लीडेन. इन्होंने अपनी स्टडी की 1838 ईयर में, और सिंस he was a botanist थे तो इन्होंने बेसिकली डेफिनेटली किस किस बारे में स्टडी स्टार्ट किया, प्लांट सेल. जब प्लांट सेल की किया तो इनको दिखा कि अरे इस सेल के बाहर तो एक आउटर कवरिंग है जिसको नाम दिया गया एज सेल वॉल. जैसे जैसे ये स्टडी कर रहे थे प्लांट सेल के बारे में, इनके ही एक और साथी है जिनका नाम है एज थियोडोर श्वान. थियोडोर श्वान जिन्होंने बिल्कुल उसी के साथ नेक्स्ट ईयर में ही अपनी स्टडी स्टार्ट की.
अब इनके दोस्त बॉटनिस्ट थे पर ये थे zoologist। अब जब ये zoologist थे तो डेफिनेटली इन्होंने किसके बारे में स्टार्ट की स्टडी, एनिमल सेल के बारे में, और ये पाया कि इन सेल में तो सेल वॉल नहीं है पर but there is a structure which is common to plant and animal cell. Can you tell me that structure? That is cell membrane. Cell membrane ये एक ऐसा structure है which has been found similar or common to both plant and animal cell. ये जो cell membrane है उसको उन्होंने एक और नाम दिया, that is plasma membrane। ठीक है, डन। तो उन्होंने बताया कि जो सेल है विच इज मेन, जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ये डेफिनेशन को देने वाले बेसिकली ये दो साइंटिस्ट ही थे कि सेल जरूरी है एक लिविंग फॉर्म के लिए। बट क्वेश्चन आया कि जो सेल हम इतना पढ़ रहे हैं ये आया कहाँ से, बना कहाँ से, ये चीज से क्वेश्चन आ गया कि इनसे पूछा यार आप सेल जरूर पढ़ रहे हैं बट द क्वेश्चन इज कि सेल आया कहाँ से, राइज कहाँ से हुआ, जिनको ये दो साइंटिस्ट प्रॉपर क्लियर नहीं बता पाए। कोई बात नहीं, तुरंत जब ये ऑब्जेक्शन आया तुरंत एक बहुत अनदर फेमस साइंटिस्ट नोन एज रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया इन द ईयर 1855। अब ये जो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो जी, ये थे एक जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट है और उन्होंने जब स्टडी किया कि एग्जिस्टेंस क्या है सेल का तो उन्होंने ना अपना एक जर्मन लैंग्वेज में स्टेटमेंट दिया एज, since this statement is important let us highlight it, omnis cellula e cellula, omnis cellula e cellula, and it is a German language। If we come to English language, तो इस omnis cellula e cellula का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है that each cell arise from pre-existing cell। ठीक है, सेल्यूला, सेल्यूला नाम से समझ में आ रहा है सेल, तो यहां पर बता रहा है each cell, each cell it arise from pre-existing cell। तो जी हाँ, जहां पर ऑब्जेक्शन था स्लिडन एंड शॉन के पोस्टुलेट में, उस ऑब्जेक्शन को भी रुडोल्फ विर्चो ने क्लियर कर दिया by studying this कि every new cell it arises from the pre-existing cell, and this is how postulates have been given as सेल postulates। postulates का मतलब फर्दर कोई सेल के लिए प्रॉपर स्टेटमेंट मेंशन करना। तो पहला स्टेटमेंट आया दैट सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा आया न्यू सेल arise from pre-existing cell। ये सेकेंड postulate दिया गया, these are the two major postulates। and third आया that cells have ability to divide, cells have ability to divide। अरे डिवाइड होगा तभी जाकर वो नया सेल बनाएगा।
तो जो पहले से ऑलरेडी सेल था उनमें डिवीजन हुआ और एक नया सेल बना. So these are the three major cell postulates, cell theory, which was, अगर बेसिकली देखें तो स्क्लीडन एंड शॉन ने दिया. ठीक है, बट जो क्वेश्चन आया था, ऑब्जेक्शन था, हाउ द सेल हैज कम, राइज कैसे हुआ, सेल का एग्जिस्टेंस कहां से है, उसको बताया रुडोल्फ विर्चॉ ने by giving the statement omnis cellula e cellula. And what does this statement means? That the new cell, it arises from pre-existing cell. Is it clear, my dear students? Okay, fine. तो ये जो स्लाइड हमने अभी पढ़ी, दिस इज सो मच इम्पॉर्टेंट. इस पूरे स्लाइड को मैं 5 स्टार दे रही. जहां 5 स्टार आया मतलब वो एकदम टॉप कैटेगरी में आता है इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. हम देख, ठीक है, ओके. नाउ लेट अस प्रोसीड. आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. आप हर चीज को समझ रहे हैं. अभी आप नोट्स नहीं बनाएंगे, जस्ट लिसन द लेक्चर, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द पीडीएफ ऑफ ईच एंड एवरी स्लाइड. और फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको एक शेड्यूल दे दिया गया है, डेली शेड्यूल. क्या रहेगा उस शेड्यूल में, आप कैसे बायो को पढ़ेंगे, दैट आल्सो आई विल बी टेलिंग यू. ओके, सो नाउ लेट अस प्रोसीड. Okay, very lovely slide. That is size and shape of cells. अब जब सेल के बारे में इतनी सारी चीजें हो गई, बढ़िया सा माइक्रोस्कोप भी आ गया है, अब बारी आती है सेल की दो चीज की स्टडी करना. एक साइज, बड़ा छोटा, कैसा, कैसे सेल्स होते हैं, ठीक है ना. डिफरेंट टाइप के सेल्स, क्या सभी का साइज एक जैसा होता है? आंसर इज नो. कैसे साइज रहेंगे, क्या उनका शेप एक जैसा होता है? तो आंसर इज नो. तो अगर शेप एक जैसा नहीं होता, क्यों, क्या रीजन है कि सेल्स के अलग अलग शेप होते हैं? दैट आल्सो वी विल स्टडी. ओके, सो प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज साइज ऑफ सेल. जब हम साइज ऑफ सेल की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट सेल से अपनी कहानी शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट सेल, लिविंग सेल जो होता है, उसका नाम है एज माइकोप्लाज्मा. उसका नाम क्या है बच्चों? माइकोप्लाज्मा. नया नाम है ना. तो माइकोप्लाज्मा क्या चीज है? माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया की ही कैटेगरी में आता है. ठीक है, अगर सभी ऑर्गेनिजम्स की साइज वाइज हम देखें बच्चे लोग, तो बैक्टीरिया सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है अगर हम सेल की बात करें. पर अगर बैक्टीरिया से भी कोई छोटे ऑर्गेनिज्म होता है, यस, देयर अकर्स उससे भी छोटा ऑर्गेनिज्म, एंड दैट इज नथिंग बट द डेडली वायरस. वायरस जो है उसको पूरी सेल थ्योरी में इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि उनमें सेल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है. दे डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स. नो, दे डोंट हैव एनीथिंग. तो ये पूरी सेल की जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें से वो ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल सेपरेटेड रहता है इन सब चीजों से, they are the viruses. They, because they are a cellular structure, they do not have any cell like structure. So virus, they are the very smallest size organisms. But since we are talking about cell, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं बैक्टीरिया. तो जो smallest cell है जिसका particular name है as mycoplasma, that is nothing but a bacteria. और इनका जो size होता है that is 0.3 micrometer in length. इतना छोटा साइज का होता है ये ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ओके. अब जब स्मॉलेस्ट सेल की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा जिस सेल की भी बात कर ले. लार्जेस्ट सेल जो होता है दैट इज एन ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच जानते हैं, इतना ह्यूज एक बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड रहता है, उसका एग भी बड़ा सा एकदम रहता है. दैट इज अ लार्जेस्ट सेल. एग एक सेल ही है, दिखता इतना बड़ा सा रहता है, बट एक्चुअली इट इज अ सेल, देयरफॉर इट इज अ
लार्जेस्ट सेल। अब ऑस्ट्रिच के सेल की बात कर रहे हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो साइज रहता है इट इज अराउंड 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो चलो माइक्रोमीटर 10 to the power -6 इसका जो मेजरमेंट है माइक्रो है, इट इज 10 to the power -6 मीटर में। ओके फाइन। तो ये यूकैरियोटिक सेल का एक अप्रोक्सीमेट ऑस्ट्रिच वैसे एग अगर देखें हम तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एक काम करते हैं, लेट अस रिमूव दिस पार्ट, तो मैं थोड़ा अलग सेक्शन में मेंशन करते हैं एज ओके। अब आ जाते हैं लॉन्गेस्ट सेल। लेंथ वाइज कौन सा सेल बहुत लंबा होता है? इट इज न्यूरॉन। जानते हैं सब लोग न्यूरॉन, दैट इज नर्व सेल। दिस इज अ वेरी elongated सेल, तो बिल्कुल ये अपने बॉडी में प्रेजेंट है ना? ओके फिर आ जाते हैं साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर कुछ इनके मेजरमेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इनके इस वैल्यू से क्वेश्चंस डेवलप होता है। तो बैक्टीरियल सेल का लेंथ जो रहता है इट इज अराउंड 3 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। RBC that is approximately 7 micrometer in diameter। और आखिरी हम देख लेते हैं एज यूकैरियोटिक सेल। हम अपने सेल की बात करें अप्रोक्सीमेटली दैट इज 10 to 20 माइक्रोमीटर इन। ठीक है, तो सबसे छोटा 0.3 माइक्रोमीटर माइकोप्लाज्मा, फिर बैक्टीरियल सेल का 3 to 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर एंड यूकैरियोटिक सेल इट इज 10 to 20। ठीक है, ओके चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोसीड कर जाते हैं इनटू शेप ऑफ सेल। थोड़ा सा हम इस पर साइड में शिफ्ट कर देते हैं एंड आ जाते हैं टू शेप ऑफ सेल। अब अगर शेप ऑफ सेल की बात करें तो हमने अभी डिस्कस किया कि सभी सेल का शेप इट इज डिफरेंट, अलग अलग है, कोई सर्कुलर है, कोई इलोंगेटेड है, कोई सिलेंड्रिकल है, कोई ब्रांच्ड है। तो ऐसा क्यों है? So the cell of the shape it completely depends upon the function that cell is performing. Depending upon its function, the cell is having its own particular type of shape. उसके function के accordingly उसका shape रहता है। So shape of a cell is determined by its function। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जरा हम इनके अलग अलग एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला आ जाता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो है दे आर सर्क्यूलर एंड बाइकॉनकेव। जो बाइकॉनकेव है वो इस आरबीसी सेल के अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। तो पहले आता है आरबीसी का फंक्शन क्या है। तो आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ। दैट मीन्स आरबीसी का फंक्शन है टू कैरी ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल। हर सेल को अपने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कब मिलेगा? जब उस सेल को ऑक्सीजन मिलेगा। वो ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? आरबीसी।
तो ये जो बाइकॉन्केव है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेल और आरबीसी का अगर हम फंक्शन देखें कि कौन से फंक्शन के कारण ऐसा शेप आ रहा है, वो हो जाएगा टू ट्रांसपोर्ट oxygen to all cells, to transport more amount of oxygen to all the cells. Okay, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं WBC, जो कि RBC के साथ ही प्रेजेंट रहता है। अब WBC का वाइट ब्लड कॉर्पसल का काम है बॉडी को डिफेंस करना, डिफेंडिंग, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। मतलब उसको बॉडी के हर एक जगह पे मूव होना पड़ेगा। उसका अगर फिक्स शेप रहेगा तो वो हो सकता है कई बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मूव प्रॉपर ना हो सके जहां पर उसको जाना चाहिए। इस कारण WBC का जो शेप होता है, इट इज अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप होना मतलब इट कैन चेंज इट्स शेप। अमीबा का आप जानते हैं शेप बहुत इजीली हम अमीबा बना लेते हैं, है ना। इस तरह से अपन ने अपना अमीबा, इस तरह का डायग्राम बना लिया अमीबा का। अभी तक ऐसे ही बनाए हुए हैं। डज इट हैविंग एनी फिक्स शेप? नो। अब अभी अमीबा ऐसा बनाया, कभी अमीबा ऐसा बना दिया। आर दिस सेम? शेप इज सेम? नो, बट दिस इज अमीबा ओनली। तो यही चीज बता रहे हैं, सिंस जैसे अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं है, वैसे ही WBC का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है ना। ठीक है, चलिए। तो ऐसा काम इसलिए है क्योंकि उसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, डिफेंस। लेट्स टेक द पेन नाउ। फंक्शन इन प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप पढ़े हैं 10th में बहुत अच्छे से। दैट इज ब्रांच्ड, हाईली ब्रांच्ड, बहुत ज्यादा ब्रांचिंग रहती है ना, डेंड्राइट्स की। देन नेक्स्ट एक हम नया यहाँ पर टर्म पढ़ रहे हैं एज ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स, दे आर इलोंगेटेड, लंबे लंबे से सेल्स होते हैं, तरह के सेल्स रहते हैं ट्रैकीड्स। Why? Now, the first question comes, where they are present. So basically, they are present in plants in xylem, where they help in conduction of water. और water को खटाखट root से एकदम top तक पहुंचाना है, branches तक पहुंचाना है, so the process has to be very fast, very quick. Therefore, the cell is highly elongated. ठीक है, तो trachid के function में आ जाएंगे, it helps in conduction of water in xylem, in and xylem। अब जानते ही है xylem and phloem क्या चीज है। ठीक है, तो ये हो गया रिगार्डिंग ट्रैकीड्स। देन हम एक और सेल के बारे में पढ़ लेते हैं एज दैट इज कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कॉलम नाम आया, कॉलम, या फिर दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप के ऑलमोस्ट रहते, इस टाइप के ये कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। अभी सिर्फ देख लीजिए, इन सभी सेल के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो फिलहाल आप सिर्फ मेनली फोकस करिए उनके जो हमने शेप लिखा। आरबीसी में सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव, WBC इट इज अमीबॉइड, न्यूरॉन ब्रांच्ड, tracheids elongated and columnar epithelium column long cylindrical form में ये शेप प्रेजेंट रहता है। ओके प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी हैव स्टडीड द साइज एंड शेप ऑफ सेल्स। तो इस तरह से अपन ने इनकी काफी स्टडी कर ली। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं टू टाइप्स ऑफ सेल्स।
आई होप यहाँ तक साइज एंड शेप क्लियर है आप लोगों को। अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स में। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल्स किस तरह का पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, सेल के अंदर क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट बना है, क्या स्टार्टिंग से जो डिफरेंट टाइप के सेल्स जब से लाइफ इमर्ज हुआ है तब से जो सेल्स है आर दे सेम, क्या उनके कॉम्पोजिशन में चेंजेस या वेरिएशन नहीं आया है? डेफिनेटली आया है, इतना इवोल्यूशन हुआ है। तो इवोल्यूशन में देयर बहुत सारे चेंजेस आने के कारण डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉम्पोजिशन, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, टू डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं इन द कंप्लीट living organisms. These two types of cells they are. आ गया, क्लिक कर दिया नाम, प्रोकैरियोटिक cells and the another one as eukaryotic cells. ठीक है, सो इन दोनों सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या डिफरेंस है, कहाँ इनके एग्जाम्पल्स क्या है, क्या डिफरेंस आया, इवोल्यूशन हुआ तो पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा आया, क्या चेंजेस आए, कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कौन ज्यादा एडवांस्ड है, तो वो हम यहाँ पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इन टर्म्स को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रो लिखा है, प्रो का मतलब ही होता है प्रो या प्री, इसका मतलब ही होता है बिफोर, वो चीज जो पहले आ रही है, जैसे प्री इज बिफोर, पोस्ट आफ्टर, ओके। एंड दूसरा यहाँ पर टर्म आया है कैरियो, तो कैरियन का मतलब होता है एज न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो बिफोर या फिर उसको एक और नाम दिया जाता है एज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब पुराना। तो ये एक ऐसा सेल है जो कि सब पहले आया, सबसे पहला बना, और इसमें प्रिमिटिव पुराने तरीके का न्यूक्लियस है। बोला जाए तो इनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं था, इनमें न्यूक्लियस की जगह दूसरा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको नाम है न्यूक्लियोइड, वो प्रेजेंट होता है। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल्स आए, तो जहां पर EU इट refers to true, and again carrion refers to nucleus. So these are the cells which are having true nucleus like structure, they are known as eukaryotic cells. तो इनको समझने के लिए सबसे पहले और आसान पॉइंट है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हमने समझा, स्टेप बाय स्टेप हम उनके डिफरेंट पॉइंट्स को जो डिफरेंशिएट करेगा, इन दोनों को कैरेक्टराइज करेगा, वो हम समझते हैं। तो पहला ही हम लेट अस टेक एग्जाम्पल। बायोलॉजी में एग्जाम्पल्स आर प्लेइंग सच इंपॉर्टेंट रोल कि आपको अगर एग्जाम्पल पता है तो हो सकता है आपको वो पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इजीली, ओके। तो प्रोकैरियोट्स में बच्चे लोग जो एग्जाम्पल्स आता है, इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और अभी अपन ने पढ़ा स्मॉलेस्ट सेल, बताइए जरा नाम, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं which are coming under prokaryotic cells। जब लाइफ पहली बार आया ऑन द अर्थ, जो हम इवोल्यूशन वाले अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिज्म जो लाइफ अर्थ में इमर्ज हुआ था, दे वर प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया, देन साइनोबैक्टीरिया। उनमें जो सेल था वो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप का था, सेल प्रॉपर डेवलप नहीं था, न्यूक्लियस प्रॉपर डेवलप नहीं थे। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इट लीड टू द evolution या formation of eukaryotic cells. So let us see the example which are included in eukaryotic cells. They are plants, animals जो कि highly advanced form में है, के अलावा
प्रोटिस्ट्स, अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई, एल्गी। ऑल्दो एल्गी को हम आगे प्लांट किंगडम में ही पढ़ेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं यूकैरियोट। ठीक है, अब जब एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, नाउ लेट अस सी डिफरेंट कैरेक्टर। तो सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर कैरेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, दैट दे लैक न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोनों चीजें नहीं होती है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए, या पढ़े हो। जेनेटिक मटेरियल तो बच्चे लोग दोनों में होते हैं। जेनेटिक मटेरियल तो जरूरी है, वो सारा इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर इसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो वो जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर रहता था? लेट अस सी दैट genetic material is stored in a structure known as, let us highlight that point, न्यूक्लियोइड। ये नाम का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, क्योंकि उनमें प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। वही अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे हम वेल डेवलप्ड nucleus and nuclear membrane present. Is it clear to everybody? Okay, shall we proceed to the another point? Next, cells lack different cell organelles. डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या चीज है? साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। उसमें डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स। इन सभी जो कंपोनेंट्स हैं, इनको नाम दिया जाता है सेल ऑर्गेनल। प्रोकैरियोटिक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, सिंपल फॉर्म में है, तो इनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं। ठीक है, तो therefore they lack cell organelles, whereas यहाँ पर आ जाएगा cell organelles are present। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए आपके। नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिख रही हूँ जिसका की डिस्कशन हमारा आगे के लेक्चर्स में स्लोली हो। इन दोनों में कॉमन चीजें पाई जाती है, सेल के अंदर वो कंपोनेंट है जिसका नाम है एज राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम को एक और नाम आपने पढ़ा है एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है, दैट इज राइबोसोम। ये स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स दोनों में पाया जाता है, दोनों में तो प्रोटीन बनना जरूरी है, बट डिफरेंस आता है इनके साइज में। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है उसको बोला जाता है एज 70s टाइप, whereas in case of यूकैरियोट्स, राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होता है, इट इज ऑफ 80s type. It is of 80s type. अब मैम ये थोड़ा सा नया, थोड़ा क्या, बिल्कुल पूरी तरह से नाम आ गया। क्या है ये 70s टाइप? आपने कहा साइज के ऊपर रहता है। अरे बाबा, साइज का तो यहाँ कोई यूनिट ही नहीं दिख रहा है ना। कोई बात नहीं, अभी इस चीज को बस यहाँ पर रख के छोड़ दो, कुछ दिनों बाद इसका खुलासा हो जाएगा कि 70s एंड 80s क्या चीज है।
कुछ दिनों बाद क्या राधा कल ही हो जाएगा, क्योंकि कल ही हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कभी भी कोई भी एकदम नई चीज आए, मैम हो सकता है उसको वही एक्सप्लेन करेगी या फिर हो सकता है उसको छोड़ देंगी उस टाइम के लिए, क्योंकि उसका समझना हमें आगे रहे। ठीक है, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड माय डियर स्टूडेंट्स, नॉट अ सिंगल फुल स्टॉप एंड कॉमा विल आल्सो बी लेफ्ट, वर्ड तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं, इतना अच्छे से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि मजा आ जाएगा, कि हमेशा बस यू you नो know, ये जो एक हार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट एग्जाम का बायोलॉजी, वही आपके दिमाग में चलता है। तो ये एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, हो गया। ठीक है, तो ये एक हमने टाइप पढ़ा, क्या क्या दो अलग टाइप के सेल्स रहते हैं। उसके बाद बिल्कुल हम अब अपने लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, जहां पर आपको यहाँ दिख रहा है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। आई नो काफी लंबा टाइम हो गया होगा, लेक्चर स्लाइड्स, नो प्रॉब्लम, इसलिए देखिए एंडिंग हम बड़े अच्छे वाले टॉपिक से कर रहे हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से फैमिलियर है द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड ओके। तो खटाखट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट आर द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेल्स। अब अगर हम प्लांट एंड एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो बच्चे लोग मुझे बताओगे हम ये कौन से सेल की बात कर रहे हैं, प्रो या यूकैरियोटिक सेल्स? वेरी गुड, वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल के ही दो टाइप यहाँ पर मेंशन किए गए हैं एज प्लांट एंड एनिमल सेल। क्या क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। यहाँ लिख दिया मैंने प्लांट सेल और यहाँ पर लिख दिया एज एनिमल। तो प्लांट एंड एनिमल सेल का सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, आप क्या क्या फटाफट डिफरेंस बता सकते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल विजुअलाइज आपके सामने डायग्राम आपको पता है, इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड इट वेरी वेल। तो क्या मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट, एकदम क्लियर कट डेफिनेशन डिफरेंशिएट हम आउटर लेयर से स्टार्ट कर देते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट, है ना, एकदम डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर। यहां पर क्या आ जाएगा एनिमल सेल में, लैक्स सेल वॉल। ठीक है, चलिए दूसरा, फिर प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, फोटोसिंथेसिस क्यों कर पा रहा, बिकॉज ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल। वो पिगमेंट कौन से सेल ऑर्गेनल में प्रेजेंट होता है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, यहां पर लिख देंगे अपन लैक्स प्लास्टिड। ठीक, फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएगा एनिमल सेल। नेक्स्ट, साइज की अगर बात करें अपन, दे आर larger in size, whereas the animal cell they are comparative to plants, they are smaller in size. ठीक है, फिर नेक्स्ट, न्यूक्लियस। प्लांट सेल के डायग्राम को आप अगर इमेजिन करिए, तो यू कैन व्हाट यू कैन मेमोराइज इज दैट उसके सेंटर में बड़ा सा एक वैक्यूल प्रेजेंट रहता था। इसका तो सेंटर में न्यूक्लियस नहीं रहता था, इतना बड़ा वैक्यूल है जो कि प्लांट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि प्लांट सेल बाहर एक्सपोज्ड है टू द एनवायरनमेंट, हार्श कंडीशन में वो डैमेज ना हो जाए उसके लिए सेल वॉल है, वैक्यूल है जो उसको स्ट्रेच करके रखता है। ठीक है ना, तो यहां पर हम जो नेक्स्ट पॉइंट ये पढ़ेंगे दैट न्यूक्लियस is small
and eccentric. Eccentric मतलब not present at the center. Whereas in case of animal cell, large nucleus at center, है ना? ठीक। फिर जब न्यूक्लियस की बात हो गई तो वैक्यूल पे भी आ जाते हैं। लार्ज साइज्ड वैक्यूल इन सेंटर। यहां पर हम लिखेंगे दैट small vacuoles present, sometimes absent also। कुछ कुछ एनिमल सेल में तो वैक्यूल्स होते भी नहीं हैं क्योंकि उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन वन बाय वन हम सारे सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जब सेल डिवाइड होता है उसमें एक ऑर्गेनल का इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है जिसका नाम है एज सेंट्रियोल। वो स्ट्रक्चर इज absent in plant cell whereas the centriole is present। बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स। कोई बात नहीं, हम सेल डिवीजन देखिए, इसमें इसका एक चैप्टर है सेल डिवीजन, उसमें हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो सेल डिवाइड करता है, और इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे क्या करता है सेंट्रियोल। बट यस, जैसे प्लांट सेल की बात करें तो वो एब्सेंट होता है, whereas centrioles they are present in case of animal cells। So these are once again a very important point of difference between plant and animal cells। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहां तक का हमारा आज का पार्ट था जिसमें हमने सेल का बहुत अच्छे से इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, इट्स डिस्कवरीज, इट डिफरेंट टाइप्स एंड साइज, शेप, सो मेनी थिंग्स वी हैव स्टडीड। आप इतने पूरे जो स्लाइड्स है इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको जो लेक्चर टाइम दिया गया है बायोलॉजी का, दैट इज फ्रॉम 12 PM, तब से आप लेक्चर को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे। 12 to 1:30 टाइम इज लेक्चर टाइम, आप उस बीच लेक्चर को ऑब्जर्व करिए। फिर आपको होमवर्क टाइम दिया गया है प्यारे बच्चों 2 घंटे का। वो 2 घंटा बायो का होमवर्क, बायो के होमवर्क में यू विल बी गेटिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जैसे कि एक्चुअली एग्जाम में आएगा कि क्वेश्चन है, इट इज हैविंग 4 ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको करने में तो अब टाइम लगेगा नहीं, तो फिर हम वो 2 घंटे क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो पीडीएफ अलॉट किया गया इस लेक्चर का, उससे आप नोट्स बनाएंगे। प्रॉपर नोट्स बनाइए आराम से, टेक योर टाइम, प्रिपेयर योर नोट्स, highlight the important points, use different colors, make it more attractive, make it in pens। जहां पर स्टार पॉइंट मार्क किया है उसको ध्यान रखेंगे या आप स्टार मार्क कर सकते हैं। वो कैसे आपको अट्रैक्टिव बनाना है वो आपको प्रॉपर फॉलो करना है। दिस इज हाउ यू विल बी मेंटेनिंग वन योर classwork notebook where the notes are present, and second notebook will be there जहां पर आप different questions जो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे मल्टीपल चॉइस के ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में, वो आपको सॉल्व करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू मेंटेन 2 registers। ओके, इज इट क्लियर प्यारे बच्चों? सो आई होप यू हैड a good time with me with our biology subject। This is how we have started our beautiful journey। और since it's a pandemic time, I will definitely say बिल्कुल बहुत सेफ रहिए आप लोग। एंड हम इस तरह से एक दूसरे के साथ, कुछ दिन की बात है, इस तरह से हम एक दूसरे फेस करेंगे, प्रॉपरली पढ़ाई करेंगे एंड फिंगर्स क्रॉस करके प्रे करेंगे कि जल्दी से हम फिर ऑफलाइन एक दूसरे के साथ मिलें। ओके, सो कीप स्टडिंग, रिमेन वेरी हैप्पी, वेरी हेल्दी, एंड जैसा आज से हमने जो अपना एम स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों, इसी को हमको आगे तक कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू सो मच।